हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी जो हम गाइटन से कर रहे हैं। यूनिट 4 वी आर डिस्कसिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, चैप्टर 23 आज का टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल चैप्टर, हार्ट वेल्व्स, हार्ट साउंड्स, valvular and congenital heart defects. Now that's going to be one key chapter in cardiovascular system जिसमें से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आई गारंटी यू हमेशा आएगा। एंड थ्रू आउट योर क्लिनिकल कैरियर ऑल्सो आप ज़ाहिर है आई मीन कार्डियोवास्कुलर जो डिजीजेज हैं CVD जिसे हम कहते हैं उनकी इंसिडेंस और प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नॉट ओनली इन द वेस्टर्न कंट्री बट ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ वर्ल्ड जहाँ हम लोग रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ भी कार्डियोवास्कुलर जो डिजीजेस हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, उसके अलावा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। दिस इंसिडेंस इज आई मीन tremendously increasing. So daily routine में you will have to be listening to the heart valve sounds. तो ये आपको साउंड्स के बारे में पता होना चाहिए. It's going to be a superstar chapter, okay? So function of the heart valves क्या है? Now let's crack this right at the very beginning कि जो heart valves है ना, इसका आपको concept outset पे पता होना चाहिए. इधर एक डायग्राम बनाता हूँ और इस डायग्राम पे आपको ये बताता हूँ कि कौन सा valve है किधर. So there are 4 valves that you have to remember. 4 valves हैं जो आपको याद रखने हैं. आपको पता है आपके हार्ट के 2 पार्ट्स हैं. There is a right side of the heart and there is a left side of the heart. अब राइट साइड में ये जो ऊपर पोर्शन है, दिस इज नोन एज राइट एट्रियम, और ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट साइड पे जो छोटा चैम्बर है दैट इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज ऑल समथिंग नोन टू यू. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पता नहीं है. ओके, नाउ if we talk about the valvular stuff, right atrium और right ventricle के बीच में there is obviously a valvular structure, और ये जो valve है, this valve has a name. मैंने आपसे कहा कि टोटल 4 valves हैं. So that is for example valve number 1 and this valve is known as tricuspid valve. Okay, so that is called tricuspid. So remember the names because आगे इस पूरे चैप्टर में जितना भी डिस्कशन हम करेंगे I'll not going to be explaining you. मैं tricuspid कह रहा हूँगा. Now you then have to know कि tricuspid जब भी नाम लिया जाएगा that means it is the valve between the right atrium and the right ventricle. ठीक है. Then the second valve जो मैं आपको बताने लगा हूं that is between the left atrium and the left ventricle. और यहाँ जो valve है this valve is known as mitral valve. इसको हम क्या नाम देते हैं? Mitral valve. 2 नाम मैंने आपको बता दिए, tricuspid and mitral. Tricuspid is between the right atrium and the right ventricle and mitral is between the left atrium and the left ventricle. अच्छा, ये जो दोनों valves हैं they are between the atria and the ventricle. इसीलिए हम इनको नाम देते हैं atrioventricular valves क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है. therefore they are called atrioventricular valves. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल हार्ट में कितने वेल्व्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, there are 4 valves. इनमें से 2 हैं एट्रियोवेंट्रिकल. पहले को हमने नाम दिया था tricuspid and the second one was labeled as what? Mitral. तो ये दोनों क्लासिफाई होते हैं एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स. अच्छा, अब आपको पता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें से एक बड़ी सी ट्यूब निकलती है एंड दैट ट्यूब इज बेसिकली द एओर्टा. ठीक है, एओर्टा इस तरह यहां से नहीं निकलती, ऑब्वियसली उसकी एनाटॉमिकल लोकेशन इस तरफ से है, लेकिन मैं चीज आसान करने के लिए आपको बता रहा हूं सो दैट यू रिमेंबर easily. So that's a cartoon diagram only. Okay, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाता है एओर्टा में तो यहां पर भी एक वेल्व है and this valve because it's in the aorta it is known as aortic valve. क्या नाम देते हैं इसको हम? aortic valve. इसी तरह राइट वेंट्रिकल से भी एक मेजर ब्लड वेसल निकलती है जो जाती है लंग्स की तरफ and that is the pulmonary artery. और राइट वेंट्रिकल और इस pulmonary artery के बीच में भी यहाँ पर valves होते हैं and these valves are known as pulmonary valves. अब ये जो aortic और pulmonary valves हैं these are also known as semilunar valves. क्या नाम देते हैं इनको हम? Semilunars because of the shape of their cusps. So semilunar valve भी 2 कैटेगरीज के हैं, 2 तरह के हैं. इसको हम valve number 3 कह देते हैं, aortic valve, and then we can call valve number 4 as pulmonary. So there are 4 valves in total. Tricuspid, mitral, पल्मोनरी एंड एओर्टिक. और आपको इन चारों वेल्व्स की लोकेशन पता होनी चाहिए. देखें, अगर आपको ये पता नहीं होगा कि ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ मौजूद है तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन में क्या होगा.
माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होगा. सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो द लोकेशंस. और ये मैं बार बार इस वीडियो में आगे चल के आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ. आई विल टेक यू बैक टू दिस डायग्राम सेवरल टाइम्स. तो ये चार आपको हर वक्त वेल्व्स उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए. पहला वेल्व है ट्राइकस्पिड विच इज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. दूसरा valve है mitral which is between left atrium and left ventricle. Then we have aortic between left ventricle and aorta, and then we have pulmonary between right ventricle and pulmonary artery. The tricuspid and mitral are called tricuspid and mitral, both are called AV valves, atrioventricular valves, and aortic and pulmonary are called semilunar valves. Okay, so ये nomenclature आपको अगर समझ में आएगा तभी ये चैप्टर आगे समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं. क्योंकि अब मैं बार बार आई विल ऑब्वियसली नॉट ऑल द टाइम टेल यू कि माइट्रल वाल्व किधर है. सो नाउ रिमेंबर, इस सेक्शन को वीडियो को बार बार देख लें जब तक ये बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट फिक्स नहीं हो जाता. ओके, सो रिमेंबर द पोजीशंस एंड देन नाउ स्टार्ट द चैप्टर. फंक्शन ऑफ द हार्ट वाल्व वर डिस्कस, ये हमने किया हुआ ऑलरेडी, where we pointed that closing of the valve causes audible sounds. Ordinarily, no audible sound occur when the valve opens. Now that's an important point. जब valve, इसको ऐसे समझेंगे दरवाजा है, घर में जो दरवाजा है अगर वो आप खोलते हैं तो उससे कोई आवाज नहीं है, और जब बंद करते हैं तो पटाख करके एक आवाज आती है. सो वेल्व्स में भी ऐसा है. देखें, ये वेल्व्स जो हैं ये आवाज करेंगे जब ये बंद होंगे. ऑब्वियसली अब ये एक बिल्कुल लॉजिकल और कॉमन सेंस की बात है कि जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा. लेकिन अब जरा गौर से सुनिएगा, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी में तो ब्लड हैज टू गो इन द पल्मोनरी आर्टरी. ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होगा उस वक्त, क्लोज या ओपन? इट विल बी क्लोज. इट शुड बी क्लोज बिकॉज अगर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन है तो ब्लड इसमें भी ऊपर चला जाएगा राइट एट्रियम में, और ये हम नहीं चाहते. दिस इज कॉल्ड रीगर्जिटेशन. वी डोंट वांट दिस. हमें ये दरवाजा बंद करना है ताकि ब्लड सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में आगे बढ़े. यानी अब जरा जुमला सुनिएगा और गौर कीजिएगा. राइट वेंट्रिकुलर सिस्टली के वक्त पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है. सो देखें, ये जुमला आपको समझ में तब आएगा जब कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हुआ है आपने. लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टली के वक्त एओर्टिक वाल्व ओपन होता है और माइट्रल वाल्व क्लोज होता है. सो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसको ब्लड एओर्टा में फेंकना है. अब माइट्रल वाल्व को बंद होना होगा वरना ब्लड लेफ्ट एट्रियम में रीगर्जिटेट करेगा. सो आई मीन नाउ वी आर starting to talk about concept building कि जब सिस्टली होगी तो कौन सा वाल्व. अब इसी तरह जब ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से, लेट मी आस्क यू दिस, अगर ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है तो माइट्रल वाल्व ओपन या क्लोज? ऑब्वियसली ओपन, ताकि ब्लड एंटर हो सके. आपको इस रूम से इस रूम में आना है तो दरवाजा खोलना होगा ना यार, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, राइट. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये थी कि वाल्व्स जब बंद होते हैं तो पटाख करके आवाज आती है और जब वाल्व्स खुलते हैं तो कोई खास आवाज नहीं आती. ठीक है, अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स की बात करेंगे पहले, फिर वी विल टॉक अबाउट सम डिजीज कंडीशन. सो व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट साउंड? नॉर्मल हार्ट साउंड्स एक्चुअली यूजुअली दो हार्ट साउंड्स हैं जो क्लियरली आपको सुनाई देती हैं. S1 S2 हम इसको कहते हैं, साउंड 1 एंड साउंड 2. एंड बचपन से आप पढ़ रहे हैं अपने हाई स्कूल के टाइम से कि दीज साउंड्स आर ऑल्सो रेफर टू एज लब डब, बिकॉज अभी आपको मैं हार्ट साउंड सुनाता भी हूँ. आप जब उसको ऑडिबल स्टेथोस्कोप रख के सुनते हैं तो आपको आवाज आती है लप टप लप टप लप टप, ऐसे आपका हार्ट धड़क रहा होता है. ठीक है, सो व्हेन लिसनिंग टू अ नॉर्मल हार्ट विद अ स्टेथोस्कोप वन hears a sound usually lub dub lub dub. The lub is associated with the closure of the AV valves. AV valves कितने थे? दो थे. कौन कौन से थे? mitral and tricuspid. Okay, and AV valve किस वक्त क्लोज होंगे? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. देखें, जब ये वेंट्रिकल इधर कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी में तो इस AV valve को क्लोज होना होगा, और इस AV valve को क्लोज होना होगा जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में ब्लड भेजेगा. सो जैसे ही ये valves क्लोज होते हैं पटाख आवाज आती है. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्ट साउंड, ऑल्सो हर्ड एज लब. ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस कि ब्लड निकल के सिस्टली के दौरान, सिस्टली मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा एओर्टा में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में. और जब इन वेसल्स में ब्लड एक दफा चला गया तो अब यहाँ जो सेम्युलर वॉल्स थे वो बंद होंगे ताकि ब्लड वापस बैक फ्लो करके वेंट्रिकल में ना आ जाए. सो देयर इज एन एओर्टिक वॉल इन द एओर्टा एंड देयर इज अ पल्मोनरी वाल्व इन द पल्मोनरी आर्टरी. दे विल क्लोज.
जब ये क्लोज होंगे then we hear the second heart sound and that is known as the dub sound. Okay, so there is a lub dub. So whenever you hear the first heart sound, this is because of the closure of the AV valves, and whenever you hear the second heart sound, it is because of the aortic and the pulmonary valves. Okay, so the first heart sound S1 is associated with closure of the atrioventricular valve, और atrioventricular valve आपको पता है कि they are two in number. One is called tricuspid, the other one is known as mitral. The main cause of the first heart sound is vibration of the taut valves immediately after closure. Although along with vibration of the adjacent walls of the heart and the major vessels around the heart. That is, in generating the first heart sound, contraction of the ventricles first causes sudden backflow of blood against the AV valves, the tricuspid and mitral, causing them to close abruptly, and this causes certain vibration. पूरा point ये है discussion का कि जब so this is for example tricuspid valve, this is the mitral valve, left side of the heart and right side of the heart. तो जब ये systole होगी यानी ventricles contract करेंगे तो blood obviously major vessels में enter होगा और ये valves close होंगे. अच्छा, जब ये valves close होते हैं और ये जरा सोचो ना, ये जब contract करेंगे blood एक pressure से यहाँ जा रहा होगा, इधर भी move करेगा. अच्छा, ऊपर नहीं जा सकेगा blood. उसका reason ये है क्योंकि ये जो atrioventricular valves हैं ये closed हैं, तो blood ऊपर तो जा ही नहीं सकता. लेकिन ऊपर जा तो नहीं रहा, बट ये ऐसे समझो कि आपका अगर डोर बंद है और कोई दरवाजा खोलना चाह रहा है और धक्का लगा रहा है तो ये आवाज आएगी ना, आपको ढप 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 की आवाज आएगी कि दरवाजा खोलो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो यहाँ भी जब प्रेशर से ये हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ब्लड यहाँ जाता है, दरवाजे बजाता है, दरवाजे खोलता नहीं है क्योंकि अगर दरवाजे खुलेंगे तो ये ब्लड ऊपर एट्रिया में चला जाएगा. ऐसा नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में. सो ये दरवाजों पर जो प्रेशर है, यहाँ कॉर्डा टेंडिनी लगे हुए हैं जो इन दरवाजों को टाइट करके रखते हैं, तो इस पूरे एरिया में एक वाइब्रेशन जनरेट होती है. दैट वाइब्रेशन कॉजेज द साउंड, एंड दैट साउंड इफ इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ दीज वेल्व्स, दिस इज नोन एज फर्स्ट हार्ट साउंड. अब जो सेकेंड हार्ट साउंड है दैट इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स. सेम फॉर्मूला है कि जब एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स क्लोज होंगे, व्हेन दीज वेल्व्स क्लोज, तो फिर यहाँ एक वाइब्रेशन होती है बिकॉज ऑफ द क्लोजर और वो फिर साउंड प्रोड्यूस करती है. सो द सेकंड हार्ट साउंड रिजल्ट्स फ्रॉम सडन क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वेल्व्स व्हिच आर एओर्टिक एंड पल्मोनरी. When the semilunar valves close, they bulge backward towards the ventricle, and their elastic stretch recoils the blood back into the arteries, which causes a short period of reverberation of the blood back and forth between the walls of the arteries. So जब ये मेजर वेसल के वेल्व्स बंद होंगे तो ब्लड आगे जाते जाते थोड़ा पीछे की तरफ आने की कोशिश करता है, नहीं आ पाता, ये बंद होता है, तो यहाँ पे जैसे डायफ्राम बजता है, ब्रर, ये आवाज आना शुरू हो जाती है. ओके, सो दैट्स S2. So the moral of the story is that when these valves close, AV valves, they produce the first heart sound, and when these semilunar valves close, they cause the second heart sound. Okay? Now duration and pitch of the first and the second heart sound. The duration of each of the heart sound is slightly more than 0.1 seconds. The first heart sound is about 0.14 and the second is slightly lower, 0.11. ना भी टाइम याद रहे तो it's okay, it's not a problem. The audible range of frequency in the first and the second heart sound begins at the lowest frequency, just audible, to a very high frequency, and again the values if you don't remember, that is fine. The second heart sound normally has a higher frequency than the first heart sound for two reasons. Because the semilunar valves are much more tight as compared to the atrioventricular valves. Also, the blood vessel, second heart sound किस वजह से था? Because of entering of the blood into the major vessels, and the major vessels have very elastic walls obviously, and because of those elastic walls, the vibrating forces are more. So overall story ये है कि second heart sound has more frequency as compared to the first one. ठीक. अच्छा, sometimes we also have actually साउंड्स होती हैं बट यूजुअली ऑस्कल्टेशन पे इतना क्लियर ना समझ में आती हैं और ना हम पिक करते हैं अनलेस देयर इज अ डिजीज स्टेटस. ओके, सो third heart sound and fourth heart sound. So the third heart sound, which is also called S3, it is actually a heart sound which is heard
during diastole. अभी ये concept समझाता हूँ. Occasionally, a weak, rumbling third heart sound is heard at the beginning of middle third of the diastole. A logical but unproved explanation of the sound is the oscillation of the blood back and forth between the walls of the ventricle initiated. Now, what is happening during diastole? See, this is your heart, or ये right side of the heart है, ये left side of the heart है. Now we are talking about diastole. Systole की बात नहीं कर रहे. Systole का मतलब है contraction. अब contraction नहीं है. अब ये heart ventricular जो walls हैं relax कर रही हैं और blood enter हो रहा है from the atria into the ventricle, और जो major vessels हैं यानी semilunar valves हैं ये closed हैं. So जब semilunar valves closed होंगे, there is ventricular filling from the atria, और जब ventricular filling होगी, this process is what we call diastole. Okay, अब diastole में भी जाहिर है ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो देयर विल बी लाइक पछाक पानी गिर रहा हो. सोचो आपने बाल्टी खोली हुई है, रखी हुई है, बाल्टी खोली नहीं जाती, एंड नल टैप आपने खोला हुआ है और पानी इसमें भर रहा है. सो देयर विल बी अ साउंड देयर बिकॉज वाटर गिर रहा है, देयर विल बी अ वाइब्रेशन, एंड दैट यूजुअली कॉजेज द थर्ड हार्ट साउंड. Okay, then we have fourth heart sound concept as and atrial heart sound can sometimes be recorded in the phonocardiogram. ये भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है. But it can almost never be heard with a stethoscope because of very weak and lower than audible frequency, 20 cycles per minute. तो ये usually audible नहीं होती. This sound occurs when the atria contract and presumably it is caused by the rushing of the blood into the ventricle. Atria बेचारे मासूम से हैं, ये भी थोड़ी बहुत contraction गरीब करते हैं ताकि सारे का सारा जो blood है वो अच्छे से ventricle में आ सके. उस वक्त it is supposed कि एक sound produce होती है which is called the S4. So but disease condition में this becomes very important because older patient में या left ventricular hypertrophy में if you hear anything more than S1 and S2, that is always very meaningful. Okay, अब मैं आपको ग्राफ भी दिखाता हूँ which is the phonocardiogram जिसको हम कहते हैं कि how do the first and the second heart sounds they look like, but उससे पहले auscultatory points. देखिए मैंने आपको 4 बताए कि valves हैं. So if we refer back to this diagram one more time, इस डायग्राम की तरफ हम बार बार आएंगे इस पूरे चैप्टर. सो 4 valves that we have to talk about, और वो 4 valves में से 2 atrioventricular हैं और 2 semilunar हैं. तो चेस्ट पर कहाँ स्टेथोस्कोप रखें तो वो साउंड्स हमें क्लियर आती हैं. नाउ आइडेंटिफाई द valves. टेल मी कि वेयर आर द AV valves, atrioventricular valves कौन से हैं? atrioventricular valves हैं tricuspid and mitral, और इनकी जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ साउंड, tricuspid sounds और या एनी मर्मर्स. अगर ट्राइकस्पिड में कोई गड़बड़ होगी तो उससे रिलेटेड मर्मर प्रोड्यूस होंगे. सो ट्राइकस्पिड वाल्व की जो साउंड्स हैं दे आर बेस्ट हर्ड इन द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, left sternal border. So that is the position for the tricuspid, fourth intercostal space, left sternal border. And then we have fifth intercostal space in the midclavicular line. This is where we see the mitral valve. यहाँ पे auscultation करेंगे तो mitral valve के murmurs या mitral valve की sounds best सुनाई देंगी. अच्छा, ये points इस चीज को डिपिक्ट नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पर ट्राइकस्पिड वाल्व पड़ा हुआ है अंदर, नहीं, ट्राइकस्पिड वाल्व ऊपर है. सो इफ यू फॉर एग्जांपल ट्राई टू ड्रॉ द हार्ट, विल बी समथिंग लाइक दिस. ये जो मर्मर्स और साउंड्स होती है ना, ये बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप हार्ट ड्रॉ करो, यहाँ से ये एओर्टा निकल रहा है तो एओर्टा में ब्लड इस तरफ जा रहा है ना. सो जहां ब्लड जा रहा है दैट इज द पॉइंट जहां आपको उसकी आवाज बेस्ट सुनाई देगी. सो फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि एओर्टा की ये डायरेक्शन होती है, ऐसे एओर्टा राउंड अबाउट घूम के आती है. सो एओर्टा का इनटू द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द राइट स्टर्नल बॉर्डर, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऐसे निकलती है. सो इन द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस टुवर्ड्स द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर. सो पल्मोनरी एरिया, aortic area both in the second intercostal spaces. So these are not exactly locating कि कहाँ tricuspid valve पड़ा हुआ है. अब ये tricuspid valve जो है, this is present between the right atrium and the right ventricle. तो blood की direction ये होगी. Here is the right atrium, here is the right. So जब ये contract करेगा tricuspid valve से blood इस direction में आएगा. This is why here you see you actually auscultate the murmur and the noises best. So noises are best heard in the direction of the blood flow, not where anatomically that particular valve is present. Okay, this is very important concept and extremely important in terms of asking an exam. बहुत पूछते हैं कि चलें जी बताएं किधर स्टेथोस्कोप रखेंगे तो एओर्टिक मर्मर सुनाई देगा. So this is a super important diagram. Okay, now chest surfaces ये मैंने आपको समझा दी सारी ऊपर डायग्राम पर. Now the phonocardiogram is basically
इट्स जस्ट लाइक ईसीजी पेपर. जैसे आप ईसीजी पेपर में डिफरेंट वेव्स देखते हैं, अजीब ही किस्म की, दिस पर्सन इज perhaps suffering from MI or something, because मैं बनाना चाह रहा था QRS complex of the ECG, इस तरह की चीज़ बन गई. So जो साउंड रिकॉर्डिंग है that is basically known as phonocardiogram. Okay? और अगर आप इसको इस डायग्राम पे देखें, so at the moment we are talking about only the normal person, because अभी मुझे valvular lesions discuss करने, but at the moment we are talking about the normal stuff. So normally we have two scenarios in the cardiac cycle. One is called systole. इसका basically मतलब ये है कि ventricles contract कर रहे हैं. The other one is known as the diastole, जिसका मतलब ये है कि ventricles relax कर रहे हैं और filling हो रही है. So systole के दौरान ventricular contraction हो रही है. Also the ventriculars are being emptied. emptying हो रही है. कहाँ जा रहा है ब्लड? वेंट्रिकल से निकल के, जाहिर है सिस्टली अगर होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टली में एओर्टा में चला जाएगा ब्लड, और राइट वेंट्रिकुलर सिस्टली में कहाँ चला जाएगा? इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. सो that sort of thing which you have to know and remember कि सिस्टली में there is emptying. और जब हम diastole की बात करते हैं तो diastole basically means there is filling. Okay? So the first heart sound, मैंने आपको क्या बताया था? What is first heart sound? First heart sound is because of closure of what? It is because of closure of the AV valves. अच्छा, AV valves कब close होंगे? AV valves आप मुझे बताएं. आपके पास दो options हैं. AV valve diastole में close होंगे या AV valve systole में close होंगे. Use your gray matter, अपना दिमाग इस्तेमाल करना, मुझे बताएं कि systole में क्या होना है. These ventricles have to contract and the blood has to go out in the aorta or into the pulmonary artery. तो systole के दौरान would you like the AV valves to remain closed or would you like the AV valves to remain open? If you are smart enough, you would say open. Wrong answer. If you are smart enough, you would say close. Yes, right answer. Because you want them to be closed. आप इनको अगर ओपन रखेंगे और सिस्टली होगी तो ब्लड यहाँ जा रहा होगा, थोड़ा ब्लड वापस जा रहा होगा एट्रिया में. क्या आपने सारी कार्डियक साइकिल की जो मेहनत है वो इसलिए की थी कि जब वक्त आए इस ब्लड को अपनी मंजिल पे पहुंचाने का, यानी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचाने का, तब आप ब्लड को वापस एट्रिया में भेज दो? नहीं यार, ये आप नहीं चाहते. दैट्स नॉट समथिंग दैट यू वांट. और इसको रोकने के लिए आपको एवी वैल्व्स को क्लोज करना होगा, और क्लोजर ही पे तो आवाज बनती है. सो द फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ द एवी वैल्व एंड द क्लोजर हैपेंस ड्यूरिंग सिस्टली. सो फर्स्ट हार्ट साउंड हमेशा आपको किस पीरियड में सुनाई देगी? सिस्टोलिक पीरियड में. सो जब आपको फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है नॉर्मली, इट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टली. तो ग्राफ को देख के अब आप विजुलाइज करने की कोशिश करो कि आपको ये आवाज आई लब. अब ये जो आवाज है इसका मतलब ये है कौन से वेल्व्स क्लोज हुए होंगे? एवी वेल्व्स. एवी वेल्व्स क्यों क्लोज हुए होंगे? क्योंकि सिस्टली शुरू हुई होगी. सिस्टली शुरू हुई होगी तो वेंट्रिकल्स क्या हो रहे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे. ब्लड निकल के कहाँ जा रहा होगा? एओर्टा में जा रहा होगा और पल्मोनरी आर्टरी में. सो ट्राई टू विजुअलाइज ऑल दीज इवेंट्स व्हेन यू हियर द फर्स्ट हार्ट साउंड. ठीक है. अब जो सेकंड हार्ट साउंड है वो कब सुनाई देगी? वो डायस्टली पे. अब उसका कॉन्सेप्ट जरा समझ लो. सी अगेन, दिस इज योर हार्ट and this is your AV valve and this is your aorta and this is your pulmonary artery. Now we are talking about diastole. Second heart sound क्या होती है? जिसमें ये जो semilunar valves हैं, जो aortic valve है और जो pulmonary valve है, ये close होते हैं. That is what we mean by the second heart sound. अच्छा, ये कब close होंगे? आपके पास अगेन दो options हैं. क्या ये आप इनको systole में close करना चाहेंगे या आप इनको diastole में close करना चाहेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि हम इन्हें systole में, इन्हें हम सेमिल्यूनर वाल्व्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप कह रहे हैं कि आप इन्हें सिस्टली में क्लोज करना चाहेंगे तो आप गलत कह रहे हैं. उसका रीजन ये है क्योंकि भाई सिस्टली का तो काम यही है ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट करें और ब्लड इसमें जाए. ब्लड इसमें भेजना भी है और इनको बंद भी करना है, तो ये तो बात बारे में नहीं आती. जब ब्लड इनमें भेजना है यानी जब सिस्टली होगी तो इनको तो खुलना होगा, लेकिन S2 तो इनके बंद होने की आवाज है, तो ये बंद कब होंगे? नाउ थिंक अबाउट डायस्टली. डायस्टली में हार्ट रिलैक्स होता है. सो व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस, ये वाले वाल्व खुलेंगे यानी आपके एवी वाल्व्स खुलेंगे और ये वाल्व्स बंद ही होने होंगे, वरना यहाँ से जो ब्लड आ रहा होगा वो इधर लीक कर सकता है ना. तो ये अभी इस वक्त ये दरवाजा बंद करना है, भाई इसको बंद करो. इसमें ब्लड बाद में भेजेंगे, इसमें ब्लड भेजेंगे जब सिस्टली करेंगे, अभी तो डायस्टली कर रहे हैं. तो देखें, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपको आगे ना मर्मर समझ में नहीं आएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया. क्या वो कॉन्सेप्ट ये है कि सिस्टली में कौन सा वाल्व बंद होता है और कौन सा वाल्व खुलता है, और डायस्टली में कौन सा वाल्व बंद होता है और कौन सा वाल्व खुलता है. सो लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट कि
Suppose this is your heart again, the beautiful heart, and we have 4 different types of valves. ठीक है, ये हमारे पास दो तरह के valves हैं, atrioventricular, and then we have the valves which are into the major blood vessels. अब हम बात कर रहे हैं कि सिस्टली में कौन सा valve ओपन होगा. सो ओपन वाल्व मुझे बताओ सिस्टली का कौन सा होगा. ऑब्वियसली द सेमिल्यूनर वाल्व्स यानी एओर्टिक एंड पल्मोनरी. और क्लोज सिस्टली में कौन सा वाल्व होना चाहिए. ऑब्वियसली द एवी वाल्व्स, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड ऊपर जाएगा, हमें इसको बंद करना है. सो एवी वाल्व्स हैव टू बी क्लोज्ड. एवी वाल्व क्लोज. सो एवी वाल्व का क्लोजर है सिस्टली में, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा व्हेन यू टॉक अबाउट डायस्टली. सो इन डायस्टली the semilunar valves will be closed and the AV valves will be open. Always remember this, okay? That's a very super important concept. इसके बगैर आगे बात नहीं हो सकती. अब बात करते हैं valvular lesions की. अच्छा ये देखें, this is extremely important topic, clinical stuff है, और पूरे आपके medical practice और career में ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन नाउ. जो वैल्वुलर लीजन है, मैंने आपको बताया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेल्व्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इनमें से 2 वेल्व्स हैं जो एवी वेल्व्स हैं, और 2 वेल्व्स हैं जो सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं. अब 2 तरह के इश्यूज होंगे वेल्व्स के साथ जो भी हम डिस्कस करेंगे. वन विल बी कॉल्ड स्टेनोसिस. स्टेनोसिस का मतलब है, एज द नेम इंडिकेट्स, कि जो वैल्वुलर एरिया है उसमें गैप कम हो जाएगा. सो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द हार्ट अगेन, और ये आपका नॉर्मल से फॉर एग्जांपल ट्राइकस्पिड वाल्व है, तो इसके बीच में ये जो एरिया है जिसमें से ब्लड ऑब्वियसली गुजरेगा, ये वो रास्ता है जहां से ब्लड ने गुजरना है. अगर ये रास्ता छोटा हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेनोसिस. और दूसरा जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे होंगे वो है रीगर्जिटेशन का. रीगर्जिटेशन का बेसिकली मतलब ये है कि जो वाल्व है वो फ्लॉपी हो जाएगा. फ्लैपी और फ्लॉपी वाल्व का मतलब बेसिकली ये है कि यूजुअली यहाँ कॉर्डा टेंडनी और स्ट्रक्चर्स मैकेनिज्म इन प्लेस होता है कि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये वाल्व बंद हो जाए. अब ये वाल्व बंद नहीं हो पाता सिस्टली के दौरान, और होता ये है कि जब ये बंद नहीं होता तो ये ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव करता है, यानी ये इधर भी ऐसा मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा. जब ये बेचारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट वेंट्रिकल, तो ब्लड जाना चाहिए सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन ये ऐसे ऊपर भी चला जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड रीगर्ज. सो स्टेनोसिस का मतलब है रास्ता तंग हो जाएगा, और रीगर्ज का मतलब है वाल्व ऊपर नीचे मूव करेंगे दोनों तरफ, उनकी फिक्स कोई डायरेक्शन नहीं होगी. ओके, सो ये 2 इश्यूज हैं. अब 4 वाल्व्स हैं, हम चारों वाल्व्स के बारे में बात करेंगे. सो फॉर एग्जांपल एओर्टिक वाल्व है, तो हम एओर्टिक वाल्व की स्टेनोसिस की बात करेंगे. फिर एओर्टिक वाल्व में रिगर्जिटेशन होगी. इसी तरह माइट्रल वाल्व है, माइट्रल वाल्व की स्टेनोसिस की बात करेंगे, माइट्रल वाल्व की रिगर्ज की बात करेंगे. सो वील टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ओके, यूजुअली जो लेफ्ट साइडेड वाल्व्स हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं. रीजन उसका ये है बिकॉज जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, इट इज वेरी हाई प्रेशर पार्ट ऑफ योर हार्ट. हाई प्रेशर इसलिए क्योंकि यहाँ से ब्लड बहुत प्रेशर से निकल रहा है ना. राइट साइड इज डीलिंग विद द लंग्स, और लंग्स के तमाम जो आर्टीरियल प्रेशर्स हैं दे आर वेरी लेस एज compared to the systemic pressures. So left side of the heart is considered high pressure heart and right side of the heart is considered low pressure. इसीलिए right side के जो valves हैं वो इतनी बुरी तरह actually affected होते भी नहीं हैं. ठीक है, so now let's talk about the valvular lesion. पहली चीज जो मुझे बतानी है वो rheumatic valvular lesion. अच्छा, rheumatic valvular lesion basically autoimmune phenomena है. होता ये है कि स्टार्ट में streptococcal infection होता है in most of the cases, और ये जो streptococci हैं they have antigens जो मिमिक करती हैं हमारे valve से. So basically जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो बैक्टीरिया को तो आइडेंटिफाई करती हैं, साथ में हार्ट पे जाके भी अटैक करती हैं, क्योंकि वाल्व में जो प्रोटीन्स हैं वो इसके साथ मिमिक करती हैं. सो दीज एंटीबॉडीज काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय योर हार्ट. यूजुअली लेफ्ट साइड के हार्ट अफेक्ट हो रहे होते हैं. इन पर्सन विद रोमैटिक फीवर, लार्ज हेमोरेजिक फिब्रिनस bulbinous lesions grow in inflamed edges of the heart valve because mitral valve undergoes more trauma during valvular action than any other valve. This is the most commonly affected valve. Okay, so the second most commonly affected valve is the aortic. तो अगर आप नोटिस करें तो mitral भी लेफ्ट साइडेड valve है और aortic भी लेफ्ट साइडेड valve है, जिसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइडेड valves are much more commonly affected. Actually the right valves, tricuspid or pulmonary, they are less severely affected. So rheumatic heart disease is an autoimmune story. Now the lesion of the rheumatic heart fever frequently occurs on adjacent leaflets simultaneously. So the edges of the leaflets become stuck together because of inflammation and fibrinous discharge. तो वो stuck हो जाते हैं, and you actually see both problems. You see stenosis as well as regurgitation. और real life में भी
जब कोई वाल्व अफेक्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि आप कहें उसमें सिर्फ स्टेनोसिस हुई है और देयर इज नो डिग्री ऑफ रीगर्जिटेशन. सो वाल्व रीगर्जिटेट और स्टेनोस यूजुअली साथ साथ कर रहा है. तो अब इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर स्टेनोसिस ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली स्टेनोज्ड वाल्व, उसमें रीगर्जिटेशन का कॉम्पोनेंट कम है. इफ रीगर्जिटेशन इज मोर वी कॉल इट रीगर्जिटेटिंग वाल्व. ओके, लेकिन यही दो प्रॉब्लम्स हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर फॉर्म, दोनों एक साथ होते हैं अक्सर. Now aging and aortic valve stenosis. With increasing age, this is what happens. हमारा जो aortic valve है उसमें calcification होती है और उसका size छोटा होता है तो blood गुजरने में मुश्किल होती है. With aging, the aortic valve often thickens, become calcified and stiffer, सख्त हो जाता है, which is what leads to aortic valve stenosis. So imagine now, this is your heart और aortic valve की हम बात कर रहे हैं. So aorta में ये valve है ना, अब यहाँ पे lumen कम हो गया तो blood गुजरने में मुश्किल हो रही है, तो इसीलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना पड़ रहा है. सो इट लीड्स टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड हार्ट फेलियर ऑल्सो. So, stenosis of a previously normal aortic valve, often called senile calcific aortic stenosis, is characterized by calcium deposition. As a result, the aortic valve orifice becomes very, very small. सही हो गया. एज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म अब आपका जो लेफ्ट हार्ट है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है ताकि वो ज़्यादा प्रेशर के साथ इस छोटे से सुराख में से ब्लड को निकाल सके. सो दैट्स अ कॉम्पनसेटरी फिनोमिना बट लीड्स टू हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाल्व थिकनेस. और जाहिर है, because imagine now your left ventricle is pumping against a very very small aperture, तो ज़्यादा जोर लगेगा ना. And increasing pressure gradient then develops across the calcified valve reaching to 75 to 100 millimeter in severe aortic valve stenosis. The hypertrophied left ventricle also becomes more fibrotic and tends to be ischemic. क्योंकि देखो पहले coronary blood vessel को एक normal heart supply करना था, अब यहाँ पे hypertrophy हो गई है, ज़्यादा muscle mass आ गया है, तो ये बेचारी coronary vessel इसकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात और सप्लाई को मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्कीमिया होता है, एमआई हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं. ऑल दीज सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स स्टार्ट व्हेन देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट. Now, calcific aortic valve stenosis usually does not become severe enough and draws attention unless the patient is usually 60 to 70 years of age and doing exercise. Then the person feels dyspnea and all sort of cardiac problems. Early recognition and management of aortic stenosis are important because untreated symptomatic aortic valve stenosis is progressively and will ultimately be fatal because there is hypertrophied heart. It can lead to cardiac failure. It can lead to MI. It can lead to ischemia. It can lead to arrhythmia. All these sort of problems can happen if there is hypertrophy of the left ventricular valve. Right? अब heart nervously. Now this is my favorite topic. Reason उसका ये है because this is super logical और ये आपको अच्छे से समझना है. ये समझ में नहीं आया है तो clinical practice आप कर ही नहीं पाएंगे. बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ कि if you are not understanding this particular concept, आपकी clinical practice fail है because you need to be able to pick up the valvular lesion. You need to be able to interpret the different causes of valvular lesion. Okay, तो सबसे पहले बात करते हैं aortic valve की. तो एओर्टिक वाल्व में स्टेनोसिस को डिस्कस करते हैं पहले, फिर एओर्टिक वाल्व में रीगर्जिटेशन को डिस्कस करते हैं. तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा. जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो बाकी सारे वाल्व के जो लीजन्स हैं वो आप खुद से भी इंटरप्रेट कर सकते हो. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एओर्टिक स्टेनोसिस. नाउ ट्राई टू फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म आवरसेल्व्स. जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. एओर्टिक वाल्व की बात हो रही है. एओर्टिक वाल्व किधर है? लेट्स ट्राई टू लोकेट ऑन द डायग्राम. This is your beautiful heart. This is the right side of your heart. This is the left side of the heart. We have one valve here. We have one valve here. Then there is aorta going out. So we have one valve here. And this is pulmonary artery going out. So we have one semilunar. तो चार valves है ना. अब ये जो चार valves हैं, मुझे आप ये बताइए, where is the aortic valve? This is the aortic valve. हम इसकी बात कर रहे हैं. And we are talking about stenosis of aortic valve. Stenosis of aortic valve, right? Stenosis का मतलब ये है कि अब इसका जो ल्यूमेन है aortic valve का, ये बहुत छोटा हो गया है नॉर्मल के मुकाबले में, तो ब्लड यहाँ से मुश्किल से गुजरेगा. That's what is the problem. Okay? अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब स्टेनोसिस होगी एओर्टिक वाल्व की तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा यार,
इसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो क्या यह हाइपरट्रॉफी होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या चांसेस ऑफ इस्कीमिया हैं? बिल्कुल हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये सारी बात हमने की है व्हेन वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एआर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब एआर्टिक वाल्व स्टेनोसिस होती है तो मरमर किस किस्म का बनता है। ये सब तो समझ में आ गया आपको कि वी आर टॉकिंग अबाउट एआर्टिक वाल्व का साइज छोटा हो गया है। नाउ एआर्टिक वाल्व यूजुअली जब बंद होते हैं तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? वी गेट S2 साउंड बिकॉज S1 इज द AV वाल्व क्लोजर एंड S2 इज द पल्मोनरी एंड एआर्टिक वाल्व क्लोजर। लेकिन अभी एक मसला दूसरा है। मसला यहाँ पर यह है कि एआर्टिक वाल्व में स्टेनोसिस हो गई है, जगह बहुत छोटी सी इसके बीच में बची है, तो जब इसमें से ब्लड गुजरेगा तो छोटी सी जगह में से ब्लड गुजरेगा तो एक नॉइस क्रिएट करेगा बिकॉज देयर विल बी सम वाइब्रेशन हियर, और वो जो वाइब्रेशन है दैट विल बी द मर्मर ऑफ एआर्टिक स्टेनोसिस। तो अब 2-3 सवाल आपसे हैं। ब्लड यहां से कब गुजरेगा? 2 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, सिस्टली के दौरान गुजरेगा या डायस्टली के दौरान गुजरेगा। दैट्स योर क्वेश्चन। ओके, सो अब आप सोच के मुझे बताएं कि एआर्टिक वाल्व में से ब्लड कब गुजरेगा, सिस्टली में या डायस्टली? ऑब्वियसली सिस्टली में गुजरेगा। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहां से ब्लड गुजरेगा। अच्छा, यहां प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? स्टेनोसिस का प्रॉब्लम है। स्टेनोसिस का प्रॉब्लम का मतलब यह है ब्लड को गुजरने में मसला है, इसके क्लोजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ब्लड गुजरेगा तब मुश्किल है। मुश्किल यह है कि रास्ता कम है, स्टेनोसिस है, तो ब्लड गुजरता है सिस्टली के दौरान। तो ये जो मरमर आप सुनेंगे एआर्टिक स्टेनोसिस का, वो किस वक्त आपको सुनाई देगा? सिस्टली में। सो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द मर्मर ऑफ एआर्टिक स्टेनोसिस इज अ सिस्टोलिक मर्मर, और इसके पीछे की पूरी साइंस आपको पता होनी चाहिए। ये सिस्टोलिक क्यों है, डायस्टोलिक क्यों नहीं है? क्योंकि सवाल मेरा देखे ना, ये बनता है ना आपसे कि जो एआर्टिक वाल्व है ये खुलता कब है? व्हेन इज द, मैंने कहीं लिखा था नहीं है, व्हेन इज द एआर्टिक वाल्व ओपन सेमिल्यूनर की एक एग्जांपल एआर्टिक वाल्व है, ओपन्स ड्यूरिंग सिस्टली। सो सेमिल्यूनर वॉल में से इस पर्टिकुलर वाल्व में से, एआर्टिक वाल्व में से ब्लड गुजरेगा ड्यूरिंग द सिस्टली ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा तो प्रॉब्लम होगा बिकॉज देयर इज स्टेनोसिस। प्रॉब्लम होगा तो मर्मर सुनाई देगा, यानी एआर्टिक। अब बॉटम लाइन ये है, मैं क्लोज कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। एआर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर सिस्टोलिक मर्मर कहलाता है। तो ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, इसको पीछे पूरी लॉजिक है, आपको समझनी है बात। इन पर्सन्स विद एआर्टिक स्टेनोसिस, blood is ejected from the left ventricle through a very small opening in the aortic valve. Because of the resistance to the ejection, the blood pressure in the left ventricle remains as high as 300 millimeters of mercury, and this causes jetting of the blood. एक noise निकलती है during systole. This phenomena causes severe turbulence of the blood flow, and this leads to the murmur of aortic stenosis. The turbulent blood impinging against the aortic wall causes the sound during systole. The sound is very very harsh, and in person with severe stenosis, आप दूर खड़े हो आपको आवाज सुनाई देती है। जी हाँ, it may be as loud as it can be heard several feet away from the patient. Also, the sound vibrations can often be felt with the hand. आप हाथ रखें सीने पे, आपको थ्रिल महसूस होता है। और इस डायग्राम को आप देखें जरा, look where is the सिस्टली। दिस इज द सिस्टली। सिस्टली के यूजुअली सिर्फ स्टार्ट में एक साउंड होनी चाहिए नॉर्मल, लेकिन ये जरा देखें पूरे सिस्टली में आपको आवाज आ रही है, पूरे सिस्टम में लप्श लप्श। ये मैं आपको एंड में सुनाऊंगा इस वीडियो में कि ये आवाजें कैसे सुनाई देती हैं, लप्श। सो सिस्टली के बाद ये पूरी आवाज़ आ रही है क्योंकि जो ब्लड है वो एक उसमें से गुजर रहा है, छोटे से सुराख में से गुजर रहा है। सो यहाँ पे लब की आवाज़ बनेगी क्योंकि एवी वाल्व क्लोज होंगे, और ये जब ब्लड गुजर रहा है सिस्टली में, खामोशी से गुजरना चाहिए था इसको, लेकिन अब चूंकि एओर्टिक वाल्व छोटा सा हो गया तो लप्श लप्श डप लप्श डप लप्श डप। That's what happens. You have the lup sound, then there is sh sound, and then you have a dup sound. Okay, right. So some important points that aortic stenosis का murmur systolic issue है, and you therefore hear the sound and the murmur during the systole, diastole में नहीं. Okay, all clear? So you know, और ये murmur आपको best कहाँ सुनाई देगा? You need to put your stethoscope over the aortic area. That's the area where you hear this murmur best. Second, intercostal space, right sternal border. Okay. Now ये तो था aortic stenosis. Stenosis के जितने भी murmurs हैं
वो बेसिकली सिस्टोलिक इसलिए होंगे क्योंकि वेल इट डिपेंड्स कि वाल्व कौन सा है, तो लेट्स कीप दिस डिस्कशन फॉर अंटिल वी रीच द वाल्व। एओर्टिक स्टेनोसिस समझ में आ गया। अब बात करता हूँ एओर्टिक रीगर्जिटेशन की। अगेन द कॉन्सेप्ट इज दैट वी हैव दिस ब्यूटीफुल हार्ट, and this beautiful heart have one set of valves which are called atrioventricular valve, and then we have this aorta. तो इसमें एक valve है which is known as the aortic valve, and then we have the pulmonary artery which is known as the pulmonary valve. अच्छा, अब ये जो aortic valve है ये क्लोज कब होता है मुझे बताएं। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्या ये सिस्टली में क्लोज होता है, दूसरा ऑप्शन है क्या ये डायस्टली में क्लोज होता है। सिस्टली में यार ये क्यों क्लोज होगा, बेवकूफ वाली बात तो हमने करनी नहीं है। सिस्टली में तो इसको खुलना होता है, ये क्लोज होगा डायस्टली में। सो ऑब्वियसली ये एओर्टिक वाल्व सिस्टली में खुलेगा क्योंकि इससे ब्लड गुजरना है, और डायस्टली में ये बंद होगा। अगर इसके बंद करने में कोई प्रॉब्लम हुई तो इट विल रीगर्जिटेट। सो रीगर्जिटेशन का जो इशू है वो क्लोजर का इशू है, और क्लोजर होता है इस वाल्व का डायस्टली में। देयरफॉर द रीगर्जिटेशन इशू इज अ diastolic murmur. देखें, it all should make sense. In order to in aortic regurgitation, no abnormal sound is heard during diastole, but during diastole the blood flows backward from the high pressure aorta into the left ventricle, causing a blowing murmur of relatively very high pitch with a swishing quality heard maximum over the left ventricle. क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है। देखो बात ये है कि इसको डायस्टली में बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बंद नहीं होता। अब जब ये बंद नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन, यू टेल मी। सो इफ इट इज नॉट क्लोज द ब्लड विल रीगर्जिटेट बैक इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो इसकी रीगर्जिटेशन है इसकी वजह से देयर विल बी अ मर्मर हर्ड। So that's a diastolic murmur, और इसकी कोई खास pitching noise नहीं होती, but it's a blowing noise कि blood वापस आ रहा है। This murmur results from the turbulence of the blood jetting backward into the left ventricle. So if you look at the phonocardiogram, aortic regurg, systole में सब कुछ okay है, there is the first heart sound, but then in diastole you see a low pitch, type of high frequency murmur. ये murmur आपको सुनाई दे रहा है during the diastole. Aortic stenosis was systolic issue. Aortic regurgitation is a diastolic issue. तो ये कॉन्सेप्चुअल स्टफ है, वीडियो को बार बार समझ लो भाई। अब बात करते हैं माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रीगर्जिटेशन की। ओके, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट स्टेनोसिस और फिर मैं रीगर्ज की बात करता हूं। जैसे हमने एओर्टा के लिए किया था, अब हम माइट्रल। ये दोनों लेफ्ट साइड के इश्यूज हैं, और मैंने आपको बताया कि हार्ट में जो मर्मर्स और वैल्वुलर प्रॉब्लम्स हैं दे आर मोर कॉमन एक्चुअली इन द लेफ्ट साइड बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइट्रल स्टेनोसिस। अच्छा, mitral stenosis, listen carefully, this is again your heart, okay? Now let's try to again jolt your concepts. We have one AV valve here, we have one AV valve here, and then this is the aorta. तो एक valve हमारे पास यहाँ है aortic valve, and this is the pulmonary artery. एक valve हमारे पास यहाँ है which is the pulmonary valve. ये चार valves हैं. Now we are talking about the mitral valve. Mitral valve, now you tell me guys, स्टेनोसिस का जो इशू है वो ब्लड पास होने का इशू होता है, या दूसरे अल्फाज में कहें जो स्टेनोसिस का इशू है दैट इज लिंक्ड विद ओपनिंग ऑफ द वाल्व। यानी हमने जब एओर्टिक स्टेनोसिस की भी बात की थी, वी वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि एओर्टिक स्टेनोसिस में एओर्टा किस वक्त अपना वाल्व खुलता है, एओर्टिक वाल्व कब खुलता है, इट ओपन्स इन सिस्टली। स्टेनोसिस का मसला ये होता है कि वाल्व जब खुलता है तो ब्लड गुजरने के लिए जगह कम होती है। सो द स्टेनोसिस इशू इज एन ओपनिंग ऑफ द वाल्व इशू, ओपनिंग वाल्व का मसला है। अब मुझे ये बताओ कि माइट्रल वाल्व ओपन कब होता है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, क्या माइट्रल वाल्व ओपन होता है सिस्टली में या माइट्रल वाल्व ओपन होता है डायस्टली में। नाउ थिंक अबाउट इट। सिस्टली में आप जब लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ब्लड को इस तरफ निकालना है, यानी एओर्टा में निकालना है, तो आपको एओर्टिक वाल्व तो खोलना होगा, लेकिन माइट्रल वाल्व आपको क्लोज करना होगा सिस्टली में, क्योंकि अगर सिस्टली में इसको खोल दिया तो ब्लड तो ऊपर चला जाएगा। तो ये वाल्व आपको क्लोज करना है। मैं क्लोजिंग नहीं, मैं ओपनिंग स्टेटमेंट पूछ रहा हूं कि माइट्रल वाल्व खुलता कब है। इट ओपन्स इन डायस्टली। नाउ लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि डायस्टली में ये वाल्व बंद हो जाता है ताकि ब्लड वापस ना आए, लेकिन ये वाल्व खुलता है ताकि अब ब्लड फिल हो। डायस्टली इज द रीफिलिंग। डायस्टली में ये वाल्व खुलेगा। अच्छा, जब ये वाल्व खुलेगा और इस वाल्व में स्टेनोसिस है तो जब ब्लड यहाँ से गुजरेगा तो उसको मुश्किल होगी, और जब ब्लड को मुश्किल होगी तो मर्मर प्रोड्यूस होगा। तो माइट्रल स्टेनोसिस का जो मर्मर है वो डायस्टली में पता चलेगा। इन पर्सन्स विद माइट्रल स्टेनोसिस द ब्लड passes with difficulty through the stenosed mitral valve from the left atrium into the left ventricle.
ठीक हो गई बात, सिंपल थिंग. Consequently, an abnormal sound is heard in the mitral stenosis during diastole. During the early part of the diastole, a left ventricle with its stenotic mitral valve has so little blood in it, and its walls are so flabby that blood does not reverberate back and forth between the walls of the ventricle. For this reason, even in the person with severe mitral stenosis, no murmur may be seen or heard initially. Then after partial filling, the ventricle has stretched enough for blood to reverberate, and low rumbling murmurs are heard. अच्छा, अब ये एक important concept है. देखें, एट्रिया से जब blood वेंट्रिकल में आता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं आता, इसीलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता. ये बिल्कुल ऑपोजिट है माइट्रल स्टेनोसिस जो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है एओर्टिक स्टेनोसिस की. देखो भाई, एओर्टा तो बड़ा हाई प्रेशर सिस्टम है. अगर यहाँ स्टेनोसिस होगी और लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड गुजारेगा तो ये आप देख रहे थे ना, यहाँ पे डायग्राम देखे ना एओर्टिक स्टेनोसिस की, लप्श एक सॉलिड किस्म का मरमर है. लेकिन जब माइट्रल स्टेनोसिस की बात करते हैं डायस्टोली में देखेंगे सर ठंडा सा माठा सा किस्म का, हल्का फुल्का सा, बिकॉज एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में बहुत प्रेशर से नहीं आता. बट एनीवेज, दिस मर्मर इफ हर्ड, इट इज हर्ड एट डायस्टोली. Okay, now mitral regurgitation. Again, you have to apply the same concepts. आपको ये concepts apply करने. This is your beautiful heart, and now we are talking about the mitral valve. This is the mitral valve, and we are talking about mitral regurg. अच्छा, रीगर्ज इश्यूज जो हैं, जैसे स्टेनोटिक इश्यूज ओपनिंग के इश्यूज हैं, बिल्कुल वैसे ही जो रीगर्जिटेशन के इश्यूज हैं वो क्लोजिंग इश्यूज हैं. सो रीगर्जिटेशन इज एसोसिएटेड विद क्लोजिंग प्रॉब्लम्स. अगर वाल्व ठीक से क्लोज नहीं हो रहा तो रीगर्ज का इशू आएगा, यानी ये क्लोज नहीं हो रहा तो ब्लड पीछे चला गया. मुझे बताओ माइट्रल वाल्व कब क्लोज होता है? आपके पास दो ऑप्शन है, क्या ये क्लोज होता है सिस्टली में या ये क्लोज होता है डायस्टली में. थिंक अबाउट इट. सिस्टली में ब्लड को जाना है इनटू द एओर्टा, और जब ब्लड एओर्टा में जा रहा है तो इसको बंद होना होगा. सो द माइट्रल वाल्व इज सपोज्ड टू बी क्लोज्ड ड्यूरिंग सिस्टली. और क्लोजिंग में अगर इशू है तो वाल्व ऐसे पीछे आगे पीछे होता रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड रीगर्जिटेट करेगा. सो द वाल्व विल ओपन इन दिस डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, सिस्टली में ब्लड इधर ऊपर जाएगा. दिस इज माइट्रल रीगर्ज. तो इट इज अ सिस्टोलिक मर्मर. तो देखो, चार मैंने आपको इश्यूज बताए ना, ये चारों इश्यूज लेफ्ट साइड के थे. एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रीगर्ज, माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रीगर्ज. व्हाट यू नीड टू नो इज द फैक्ट कि कौन सा मर्मर कौन से पार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल में सुनाई देगा, सिस्टली में या डायस्टली में. और इसको याद रखने का आसान तरीका ये है, दो तीन फैक्ट्स आपने याद रखने हैं कि स्टेनोसिस के जो मर्मर्स हैं, दीज आर ओपनिंग इश्यूज, and regurg के जो murmurs हैं, these are closing issues. Okay, and then you need to remember कौन सा valve systole में open होगा, कौन सा close होगा. That's how you figure it out. So mitral regurg in a person with mitral regurg. So we figured it out कि mitral regurg का issue जो है वो systolic murmur है, because systole में इसको open होना होता है, and then you hear this murmur. Blood flows backward through the mitral valve into the left atrium. This backward flow also causes high frequency blowing sound, and if you look at the diagram here, so mitral regurg is a systolic issue, and you see a systolic murmur here. This was not present in the normal person, only the lump sound. But in aortic stenosis and mitral regurg, you see problems during systole. Okay. Then we have the phonocardiogram. These are the phonocardiograms जो भी हमने सारे डिस्कस कर लिए. अब ये जो सेक्शन हम डिस्कस करने लगे हैं, which is abnormal circulatory dynamics in valvular heart disease, ये इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक ठाक हैं और आपने मेरी पिछले जो कार्डियोवैस्कुलर की वीडियोस हैं वो देखी हुई हैं, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैम. वी विल टॉक अबाउट टू मेजर इश्यूज. हम दो एरियाज टच करेंगे. वन कि अगर एओर्टिक वैल्वुलर इशू है तो आपकी बॉडी में जो सर्कुलेटरी डायनेमिक्स हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है. एंड द अदर वन इज इफ देयर इज माइट्रल इशू, तो बॉडी में जो डायनेमिक्स हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा. सो लेट्स ट्राई टू अगेन अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, और दिस इज ऑल वेरी ईजी इफ यू हैव द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. So we are talking about the aortic issues first. Let's talk about what will happen to the dynamics of the circulatory system if there is either aortic stenosis or regurg. Aortic problem है. So aortic problem का मतलब ये है कि देखें aorta में blood ने जाना है, ठीक है. अब या तो यहाँ पे stenosis है या regurg है, दोनों issues में more or less. एक तो मैंने आपको पहले बात ये बताई कि जब aortic stenosis होती है तो उसके साथ regurg भी कुछ ना कुछ डिग्री का होता है, यानी it's not kind of an issue कि अगर
स्टेनोसिस है तो रीगर्ज नहीं होगा, या रीगर्ज है तो स्टेनोसिस नहीं होगी. दे यूजुअली बोथ को अकर. समटाइम्स स्टेनोसिस ज़्यादा होती है, समटाइम्स रीगर्ज ज़्यादा है बास कंडीशंस में. बट व्हाटएवर हैपेंस, एओर्टिक स्टेनोसिस हो या रीगर्ज हो, व्हाट विल हैपन इज कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है और पूरी बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, उसका अमाउंट कम हो जाएगा. सो द बॉडी विल सेंस इट लाइक कि ये क्या हुआ यार, ब्लड कम आ रहा है, ब्लड कम आएगा, क्योंकि यहाँ स्टेनोसिस है तो भी ब्लड कम निकल रहा है. सो एक इशू होगा बॉडी की डिमांड का. सो देयर विल बी डिक्रीज सप्लाई टू द बॉडी, एंड इफ देयर इज डिक्रीज सप्लाई देन योर बॉडी विल ऑब्वियसली कॉम्पनसेट टू सर्टेन एक्सटेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी ज़्यादा रेड ब्लड सेल बनाना शुरू कर देगी. सो दैट इज वन compensation by the body, that you have a response, erythropoietin release होगा and all these things. So the blood volume actually increases. Also kidney इसमें role play करेगा, and there will be more salt and water retention, because kidney पर अगर blood कम पहुंचा तो kidney will sense it कि ओ ये क्या हो रहा है भाई, blood pressure कम हो रहा है. So that sort of thing. तो overall effect ये होगा कि blood cell concentration बढ़ जाएगी, volume in the body बढ़ जाएगा, also because of the kidney playing its role. एक तो इस तरफ ये issues होंगे because of the decreased blood being supplied to the body. दूसरा एक मसला ये होगा एओर्टिक डिजीजेस के साथ कि सपोज देयर इज स्टेनोसिस, तो अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये बेचारा बहुत मुश्किल से पंप कर रहा है. सो एज अ रिजल्ट मैंने आपको बताया देयर विल बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी सीवियर प्रॉब्लम, बिकॉज इस लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से इस्कीमिया हो सकता है, एमआई हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं. ये सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे इफ देयर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और अल्टीमेटली हार्ट फेलियर होगा. सो these are the dynamics changes in the circulation अगर aortic issue है. So in aortic stenosis the contracting left ventricle fails to empty adequately, whereas aortic regurgitation में blood flows backward. दोनों ही के नतीजे में the blood supply to the body is down, यानी जो net stroke volume है वो कम है. So the cardiac output ejection fraction goes down. और what will happen, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी. ये हमने बात कर ली. अब सारी चीज़ें if you understand this concept, now you understand everything. There will be hypertrophy of the left ventricle, and therefore there will be very high pressure in the left ventricle, and there will be increased blood volume because you have increased erythropoietin, your kidneys are responding. blood नहीं पहुंच रहा ना बॉडी में, तो blood नहीं पहुंचेगा तो बॉडी ट्राई करेगी to compensate this back, कोशिश करेगी कि भाई हम किस तरह से blood बनाएं और blood volume बढ़ाने की कोशिश करें. So this is what will happen. Okay, then also it will be associated with inadequate coronary blood flow. It's a very important point. देखें, मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया कि बिकॉज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देयर विल बी इस्कीमिया. इस्कीमिया का रीज़न ये है कि जब यहाँ पर स्टेनोसिस है या रीगर्ज है एओर्टा में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे लोड बढ़ गया ना, बर्डन बढ़ गया, काम ज़्यादा कर रहा है, तो यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो गई है. द मसल मास हैज़ इंक्रीज नाउ, साइज बढ़ गया है, चीज़ें यहाँ पे अब चेंज हो गई हैं. तो पहले इतनी सी कॉरोनरी वेसल अगर यहाँ सप्लाई कर रही थी तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो हुई है, लेकिन कॉरोनरी वेसल्स का अमाउंट नहीं बढ़ा, तो यहाँ कोई कंसिडरेबल एंजियोजेनेसिस नहीं होती. और चूंकि कंसिडरेबल एंजियोजेनेसिस नहीं होती तो अब मसले आएंगे कि पहले इतना ब्लड वेसल एक नॉर्मल हार्ट को सप्लाई कर रहा था, अब इतना ही ब्लड वेसल इतने सारे हार्ट मसल को सप्लाई कर रहा है. सो ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ गेटिंग इस्कीमिया नाउ इंक्रीज. सो देयर विल बी इनएडिक्वेट कॉरोनरी ब्लड फ्लो. दैट्स अनदर प्रॉब्लम. ये सब यहाँ लिखा है, इसको आप पढ़ भी लीजिएगा. एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस कि देयर मे बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा देन देयर विल बी पल्मोनरी एडिमा. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी एडिमा इज दिस कि we know this is the left ventricle, it throws blood out into the aorta, and if it fails this will not happen, or there will be backlog of pressure in the left atrium. left atrium में आ रही होती हैं pulmonary veins जो कि lung से आ रही हैं. यहाँ पे blood भरा पड़ा होगा तो pulmonary veins में pressure बढ़ेगा, pulmonary capillaries में pressure बढ़ेगा, and oozing out of blood, pulmonary edema. the whole cycle will be disturbed. pulmonary capillary में सिर्फ यहाँ से pressure नहीं बढ़ेगा, पूरा cycle इस तरह disturb होगा कि pulmonary आर्टरी यहाँ ब्लड ला रही थी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी आ रही थी, यहाँ बीच में कैपिलरीज कनेक्ट कर रही है ना पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स को, तो ये वेन खाली नहीं हो रही तो आर्टरी कैसे, तो यहाँ पे भी प्रेशर बढ़, तो कैपिलरी की बेचारी की कहानी ये होती है अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो, और ये मेरा कार्डियक फेलियर के चैप्टर में पूरा पढ़ाया हुआ है कि आर्टरी से ब्लड आता जा रहा है
क्योंकि राइट हार्ट तो बिल्कुल ठीक है ना. सो आर्टरी से ब्लड आ रहा है और वेन से ब्लड आगे जा नहीं रहा, तो कैपिलरी लीक होना शुरू हो जाती है बिकॉज कैपिलरी का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग पल्मोनरी एडिमा. सो यू सी ऑल दीज सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन एओर्टिक डिजीजेस, इन एओर्टिक स्टेनोसिस या regurgitation, they should make sense to you. If there is aortic problem, left ventricular hypertrophy, ischemia, myocardial infarction, heart failure, and as a result of this pulmonary edema. दूसरी तरफ increased blood volume. तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए. If नहीं आ रही तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस ज़रूर देखिएगा, ठीक है. Then this was all about what happens if aortic valves are involved. Now we also have to talk about if mitral valve is involved, then what happens. And mitral valve, this is an easy story. If mitral valve is involved, तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की हैं ये तो होंगी ही. मैं बताता हूँ क्यों. सपोज देयर इज माइट्रल स्टेनोसिस. अगर माइट्रल स्टेनोसिस है तो कम ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, कम ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो कम ब्लड एओर्टा में जाएगा, और कम ब्लड एओर्टा में जाएगा तो बॉडी को लगेगा कि ब्लड नहीं आ रहा, तो अगेन देयर विल बी इंक्रीज रेड ब्लड सेल मास, देयर विल बी इंक्रीज वॉल्यूम क्योंकि किडनी को लगेगा ब्लड नहीं आ रहा. तो ये वाले इश्यूज तो होंगे ही. बट वॉट विल ऑल्सो हैपन कि बिकॉज माइट्रल वाल्व में स्टेनोसिस है तो जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें ब्लड भरा पड़ा होगा, और इसमें ब्लड भरा होगा तो मतलब पल्मोनरी वेन में पीछे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होगा. यहाँ जो कैपिलरी लंग्स के अंदर होगी वहाँ प्रेशर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, और इट विल लीक आउट पल्मोनरी एडिमा. सो माइट्रल इश्यूज आर इमीडिएटली एसोसिएटेड विद लंग प्रॉब्लम्स. ओके. Now, in person with mitral stenosis, blood flow from the left atrium into the left ventricle is impeded, and in persons with mitral regurg, much of the blood that has flowed into the left ventricle passes back to the left atrium. So, ultimately, left atrium में blood बढ़ रहा है दोनों conditions में, और pulmonary edema immediately happens, you know, because the pressures in the pulmonary capillaries rises. And there is obviously enlarged left atrium, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड बढ़ जाएगा, द होल सिनेरियो बेसिकली मीन्स कि अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर नहीं बल्कि लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होगी. एंड व्हेन देयर इज लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, it has its associated problems as well. When there is left atrial hypertrophy, there are chances of atrial fibrillation increases, and atrial fibrillation can be fatal. It can be life-threatening. Then compensation in the early mitral valvular disease, and that's the compensation, atrial hypertrophy. When atrium enlarges, it basically then leads to a lot of other complications. For example, I just told you atrial fibrillation. So बेसिकली बेचारा ये कर ही रहा होता है एट्रियम के, चूंकि इसमें ब्लड ज़्यादा आ गया है तो अब ये इनलार्ज होकर कोशिश करता है कि यार शायद अब मैं इस ब्लड को निकाल दूं, लेकिन आगे माइट्रल वाल्व की स्टेनोसिस है. सेम वही स्टोरी है जो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ हुई थी. लेफ्ट वेंट्रिकल बेचारा हाइपरट्रॉफी इसलिए होता है ताकि वो सोचता है कि मैं मसल मास बढ़ा लूँ तो मैं इस एओर्टिक स्टेनोसिस से ब्लड को बाहर निकाल दूँ. तो दैट्स बेचारे ये हमारे लिए बढ़ते हैं, हाइपरट्रॉफी करते हैं, बट फिर खुद उनमें हाइपरट्रॉफी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. एज ऑल्सो अकर इन द एओर्टिक वाल्वुलर डिजीज, इन मैनी टाइप ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑल्सो इन द, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कम ब्लड आएगा, कम ब्लड वेंट्रिकल में, कम ब्लड बाहर, यू गेट इंक्रीज वॉल्यूम एंड इंक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट. ओके. Now circulatory dynamics during exercise in patient with, अगर किसी को चाहे aortic valvular problem है या माइट्रल वैल्वुलर प्रॉब्लम है और ये बंदा एक्सरसाइज करता है, तो वही सिम्टम्स होंगे जो अभी सब थे. बट द ओनली पॉइंट इज द सिम्टम्स विल बी एग्जेजरेटेड, यानी उसको विद इन मिनट्स, यू सी समटाइम्स एक्यूट पल्मोनरी एडिमा डेवलप होता है इन एज लिटिल एज 10 मिनट्स. यानी बंदे को अंडरलाइंग प्रॉब्लम थी, से फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ माइट्रल स्टेनोसिस टू अ पर्सन who is now exercising. So mitral stenosis के आपको complications मैंने बता दी हैं कि क्या हैं. This is the mitral stenosis. Left heart के अंदर, atrium के अंदर blood बढ़ गया है क्योंकि pass on नहीं हो रहा. पीछे lungs की कैपिलरी में प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी थोड़ा बहुत एडिमा. अब ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, तो वेनस रिटर्न बढ़ गया, लंग्स में ऑलरेडी ब्लड जाना बढ़ गया, कैपिलरी में प्रेशर मजीद बढ़ गया. देयर इज मोर एंड मोर एडिमा, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, इफ अ पेशेंट विद mitral stenosis starts exercising, so it can be life threatening.
ठीक हो गया। सो वही सिम्टम्स होंगे जो एओर्टिक इश्यूज में होते हैं और माइट्रल इश्यूज में होते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये आ जाएगा कि दे विल बी एग्जेजरेटेड, दे विल बी वेरी वेरी रैपिड एंड द पर्सन में इवन डाई विद इन नो टाइम। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं, एंड अगेन दिस हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअली, वरना सारा कॉन्सेप्ट इधर उधर होगा तो बात समझ में आएगी नहीं। देखें, 3 तरह के कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं जो जेनेरिकली आप ब्रॉडली उन 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं, और फिर बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगी। सो फॉर एग्जांपल देयर कैन बी कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम जिसकी वजह से स्टेनोसिस हो सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ द ब्लड फ्लो। सो फॉर एग्जांपल वी विल अभी टॉक अबाउट कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, तो उसमें देयर विल बी स्टेनोसिस ऑफ द एओर्टा। तो जो भी पूरा चैनल है ब्लड आउटलेट का, there can be coarctation of aorta. So if there is a slight decrease like this in the diameter of aorta at certain point, तो इस point को जहां ये contraction stenosis हुई है इसे हम coarctation कहते हैं। So the congenital problem can either be stenotic problem. Then there are 2 terminologies जिसमें पहली है an anomaly that allows the blood to flow backward from the left side of the heart or the aorta to the right side of the heart. Obviously इसको हम नाम देते हैं left to right shunt. अब ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो कॉन्जेनाइटल इश्यूज हैं जिसमें लेफ्ट साइड, देखें, लेफ्ट साइड कंटेन्स द प्योर ब्लड and right side contains the impure blood, which when we say impure basically means deoxygenated blood and pure blood basically means oxygenated blood. तो किसी भी वजह से अगर लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है या शंट हो जाता है towards the right side of the heart for any reason, we will talk about some of the reasons right now, और जब कभी there is oxygenated to deoxygenated movement यानी left to right shunt, this is what we call left to right shunt. I mean that's as simple as that. So anomalies of heart, congenital anomalies can be stenotic, they can be left to right shunt and the reverse of this which is the right to left shunt. यानी there are certain scenarios जिसमें right side का blood mix होता है left side of blood के साथ। Obviously जब right side का blood mix होगा left side के blood के साथ तो oxygenation issue आएंगे। So अगर मेरे पास यहाँ से for example 100% ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ से right side का blood जो कि deoxygenated blood है तो obviously इसको dilute करेगा and my oxygen partial pressures will obviously go down and all the oxygen dynamics will be changed. So 3 तरह के इश्यूज आपको याद रखने कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स में, स्टेनोरिक प्रॉब्लम, लेफ्ट टू राइट शंट एंड नंबर 3 राइट टू लेफ्ट शंट्स. ओके, द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेनोरिक लीजन्स आर इजीली अंडरस्टूड. फॉर इंस्टेंस बिकॉज ये प्योरली मैकेनिकल स्टफ है ना, सो फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज कॉन्जेनाइटल एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस तो वही सारे डायनेमिक्स होंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसे पैदा होता है जिसका एओर्टिक वाल्व डिजीज प्रोसेस के थ्रू नहीं बल्कि कॉन्जेनाइटल प्रोसेस के थ्रू, एओर्टा में जो वाल्व है वो स्टेनोटिक है यानी उसके बीच में ल्यूमेन बहुत छोटा सा है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है. ऑल दीज इश्यूज जो हमने डिस्कस किए थे एओर्टिक स्टेनोसिस में, ऑल दीज विल हैपन. और एक और टाइप की जो स्टेनोसिस बहुत कॉमनली रिपोर्ट की जाती है वो है कॉर्क्टेशन ऑफ एओर्टा. इसमें बेसिकली ये होता है कि देयर इज कॉन्जेनाइटल स्टेनोसिस ऑफ एओर्टा और इस स्टेनोसिस की वजह से अपर एक्सट्रीमिटी में यानी हेड रीजन में, नेक रीजन में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्लड प्रेशर कम होता है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, अगर यहाँ पर कोआर्क्टेशन है तो नीचे यहाँ ब्लड कम जा रहा है, सो लोअर एक्सट्रीमिटी में देयर विल बी लो ब्लड प्रेशर, और चूंकि यहाँ स्टेनोसिस है तो ज़्यादा ब्लड विल बी गोइंग अप, आगे नहीं जा रहा ना तो ऊपर चला जाएगा, बिकॉज इट विल मूव अप, तो ऊपर की एक्सट्रीमिटी में देयर विल बी हाई ब्लड प्रेशर. सो दैट इज कोआर्क्टेशन, स्टेनोसिस. Then we have to talk one example of at least each. एक हम left to right shunt की example discuss करेंगे, एक right to left shunt की example discuss करेंगे. So the first one very important is the patent ductus arteriosus. अब जो patent ductus arteriosus है या the short form of this is also known as PDA. Patent ductus arteriosus is a typical example of a left to right shunt. अब ये सारी स्टोरी मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर वी विल ऑल्सो रीड द टेक्स्ट ताकि आपको बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए. सो लुक एट दिस डायग्राम. देखें
इस डायग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए. दिस इज द राइट साइड ऑफ योर हार्ट, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट. राइट साइड से जो ब्लड वेसल निकल रही है वो पल्मोनरी आर्टरी है और ये लंग्स की तरफ, लेफ्ट लंग और राइट लंग की तरफ ब्लड को लेके जाएगी. दैट्स व्हाट हैपेंस. ओके, एंड दिस इज द एओर्टा. एओर्टा आपके लेफ्ट साइड से निकल रहा है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके टू द होल बॉडी. सो दैट्स योर राइट हार्ट डायनेमिक्स एंड लेफ्ट हार्ट डायनेमिक्स. अच्छा, होता ये है बिफोर बर्थ कि बिफोर बर्थ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी. अब ये कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसका रीजन ये है क्योंकि बर्थ से पहले, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बिफोर बर्थ होता ये है कि यहाँ पे जो लंग्स हैं, इन लंग्स में पल्मोनरी आर्टरीज ने जाना है ना, लंग्स में देयर इज वेरी हाई रेजिस्टेंस बिकॉज अभी ये लंग्स रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं ना, बच्चे ने अभी सांस लेना शुरू नहीं किया है. देयरफॉर द एल्वुलाई आर ऑल कोलैप्स्ड एंड द कैपिलरी एंड द आर्टरीज देयर दे हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, दे हैव अ वेरी हाई प्रेशर. तो ब्लड जब यहाँ से निकलता है राइट साइड ऑफ द हार्ट से तो लंग्स में नहीं जाता. अच्छा, लंग्स में इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत हाई है. तो बजाय लंग्स में जाने की ये ब्लड कहाँ चला जाता है? इनटू द एओर्टा बाय दिस कनेक्शन व्हिच इज कॉल्ड डक्टस आर्टेरियोसिस. अब वो एओर्टा में चला जाता है एंड देन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अब आप मुझसे सवाल ये करें कि सर जी लंग्स में अगर ब्लड नहीं जाता तो ब्लड ऑक्सीजनेट कैसे होता है? तो भाई मेरे बच्चों से बुरा दिए कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में लंग्स का काम ऑक्सीजनेशन है ही नहीं. इस सिनेरियो में जब हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजनेशन का काम किसका होता है? प्लेसेंटा का होता है. सो लंग्स काम नहीं करते एंड दैट्स फाइन. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में आपको लंग्स के हवाले से 2-3 बातें याद रखनी है. नंबर 1, पल्मोनरी प्रेशर्स आर हाई. सो पहला पॉइंट ये है कि देयर इज हाई pulmonary arterial pressure. So the pulmonary pressure is very high. Therefore, the blood which exits from the right ventricle वो lungs में नहीं जाता high pressure की वजह से. It rather goes into the aorta by what? By ductus arteriosus. तो ये तो है पैदाइश से पहले की स्टोरी. अब लेकिन जैसे ही बर्थ हो जाती है then what happens? आपके lungs में एयर एंटर होती है, पल्मोनरी जो आर्टेरियल प्रेशर है वो कम होता है. सो द प्रेशर इन द पल्मोनरी सिस्टम गोज डाउन. और जब ये प्रेशर कम होता है तो लंग्स में ब्लड जाना स्टार्ट हो जाता है. जैसे ही लंग्स में ब्लड जाना स्टार्ट होता है, ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है इट स्टार्ट्स क्लोजिंग बिकॉज इसको फिर ऑक्सीजन सप्लाई इसकी भी कम हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ये हमने एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस किया है. बट द बॉटम लाइन इज कि ये कनेक्शन क्लोज हो जाता है. सो दिस कनेक्शन गोज अवे. अब इस कनेक्शन का क्लोज होना ज़रूरी भी है ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधा लंग्स में चला जाए और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधा एओर्टा में चला जाए. क्योंकि अगर ये ट्यूब रहता है, ये ट्यूब जिसका नाम डक्टस आर्टेरियोसिस है, तो यही होता रहेगा बार बार. देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड समटाइम्स दिस हैपेंस एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. पेटेंट का मतलब है खुला रहना. डक्टस आर्टेरियोसिस. अब जरा इमेजिन करें कि अगर बर्थ के बाद ये डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज नहीं होता तो लंग्स में देयर इज लो प्रेशर एंड एओर्टा में देयर इज हाई प्रेशर. तो जैसे ही ब्लड एओर्टा में जब जाएगा ना तो इट विल गो बैक इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. हर हार्ट बीट के साथ the blood will get out from the left ventricle, enter into the aorta. अब यूजुअली उसको एओर्टा में पूरी बॉडी में चले जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ प्रेशर बहुत हाई है और यहाँ एक ट्यूब, एक पाइप खुला हुआ है, तो ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा. पल्मोनरी आर्टरी में आएगा तो फिर लंग्स में चला जाएगा. तो अब लंग्स के साथ हो क्या रहा है जरा सोचिए. लंग्स के साथ गड़बड़ ये हो रही है कि हर बीट के साथ, एवरी हार्ट बीट, देखो लंग्स में ब्लड आना चाहिए फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, वो तो आ ही रहा है, लेकिन हर हार्ट बीट के साथ जब एओर्टा में ब्लड जाता है तो वो भी पल्मोनरी आर्टरी में आता है और वो भी लंग्स में जाता है और ये लंग्स से फिर वापस आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. तो बेसिकली लंग्स में और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में काम बढ़ गया है. देयर इज इंक्रीज लोड. इन दो जगहों पे काम बढ़ गया है बिकॉज ये ब्लड हर हार्ट बीट के साथ लंग से डबल सर्कुलेशन करके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लंग्स का सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ना. सो द ओवरऑल स्टोरी इज कि जब ये डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज नहीं होता तो एवरी हार्ट बीट के साथ ब्लड एंटर्स इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, गोज टू द लंग्स में ऑक्सीजनेट होके वापस कम बैक्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, अगेन गोज इनटू द एओर्टा एंड देन अगेन कम्स इन द पल्मोनरी. सो लंग्स आर ओवरबर्डन. लंग्स पे बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है. तो विद दिस बेसिक कॉन्सेप्ट अब जरा इसको पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द फीटल लाइफ द लंग्स आर कोलैप्स्ड
and elastic compression of the lung keeps the alveoli collapsed. Therefore, resistance to the blood flow to the lungs is so great that the pulmonary artery pressure is very, very high. Also, because of the low resistance of blood in the aorta through the large vessels, the pressure in the aorta is lower. So, fetus में उल्टी कहानी है. Lungs में there is low pressure, aorta में there is high pressure. This is what happened after birth. लेकिन बच्चों मुझे वर्ड बच्चों नहीं एक्चुअली यूज करना चाहिए, मुझे इंट्रायूट्राइन लाइफ में लंग्स में there is high pressure and aorta में there is low pressure. तो ये important concept है, ठीक है. Now, this phenomena causes almost all the pulmonary arterial blood to flow through a special artery in the fetus, which is known as ductus arteriosus, and all this enters into the aorta, just bypassing the lung. यानी in intrauterine life, what happens कि जितना भी blood deoxygenated यहाँ से निकल रहा है, वो जाना चाहिए lungs में, लेकिन lungs में high pressure है, तो वो enter हो जाता है into the aorta. So it all bypasses. Lung में नहीं enter हुआ ना, तो इसको हम कहते हैं bypassing the lungs. This lack of blood flow through the lungs is not detrimental to the fetus because blood की जो oxygenation है वो fetus में placenta में हो रही है, not in the lungs anyways. अब closure of ductus arteriosus after birth, it closes. This should actually close ना. अगर ये close नहीं करता, then it is called patent ductus arteriosus and it is not uncommon. You see, 1 in 5,500 babies. So that's pretty common, I would say. और इसकी वजह से अगर ये persist करेगा तो dynamics क्या होंगे, जो मैंने already यहाँ पर discuss भी किए. During the early months of the infant's life, the patent ductus arteriosus does not causes severe abnormalities in the function. However, as the child grows, तो ये PDA का size जो है ना, patent ductus arteriosus, ये ट्यूब बड़े से बड़ा होता जाता है. और जब ये बड़ा होता है, then there is increased recirculation through the lungs. जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, एओर्टा में जाएगा. इसे एओर्टा में जाना चाहिए था, लेकिन अब वो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर हो गया बिकॉज यहाँ प्रेशर हाई है और पल्मोनरी सिस्टम में प्रेशर लो है. सो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये ब्लड जो कि बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट होना था, ये दोबारा लंग्स में चला जाएगा, ऑक्सीजनेट होके वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, फिर लंग्स में चला जाएगा. सो देयर इज इंक्रीज सर्कुलेशन थ्रू द lungs. In an older child with a PDA, 1/2 to 2/3 of the aortic blood flows backward through the ductus into the pulmonary artery and it goes to the lungs. So people with this condition do not show cyanosis until later in life and the heart fails or the lungs become congested. वरना तब तक काम ठीक चल रहा होता है, but obviously lungs एक टाइम पे overburden हो जाएंगे ना. एक्चुअली ऑक्सीजनेशन तो बेहतर ही हो रही है, तो ये साइनोसिस तो इसमें ज़्यादा कॉमन होती नहीं है बिकॉज बार बार लंग्स में जा रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, बार तो ओवर ऑक्सीजनेशन है, लंग्स का साइकिल वैसे भी बढ़ गया है, सो देयर इज ओवर ऑक्सीजनेशन. ठीक है. अच्छा, इस सब की वजह से दो आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं. देखें, दो हार्ट के पार्ट्स मुझे एक्चुअली कहना चाहिए और बॉडी के भी, क्योंकि और वो दो पार्ट्स कौन से हैं जो ओवर बर्डन है. एक ओवर बर्डन है आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट और दूसरा ओवर बर्डन है आपके लंग्स, बिकॉज बार बार उसमें ब्लड जा रहा है ना, बार बार उसमें ब्लड एंटर हो रहा है फ्रॉम द पीडीए. सो लंग की भी जो रेस्पिरेटरी रिजर्वायर कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है और हार्ट की भी रिजर्वायर कैपेसिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑलरेडी ये अपने अपर सैचुरेशन लेवल पे काम कर रहे हैं. लंग्स इज वर्किंग ओवर टाइम, आई मीन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो थक जाता है. इसी तरह लेफ्ट हार्ट भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो थक जाता है. देयरफॉर देयर इज डिमिनिश्ड कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी रिजर्व्स. सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज द पर्सन हैज़ प्रॉब्लम, ड्यूरिंग स्ट्रेस द पर्सन हैज़ प्रॉब्लम, बिकॉज आपको मैंने रिजर्व का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में कराया हुआ है कि द हार्ट हैज़ एडिशनल कैपेसिटी टू वर्क अंडर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में आपके लंग्स की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है, हार्ट की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं रिजर्व्स ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हार्ट. बट हेयर the lungs as well as the left heart, they are already working at their full capacity, perhaps more than their full capacity. Therefore, in PTA, the cardiac and the respiratory reserves are actually reduced, and that's a bad news because whenever the person exercises, there are chances of heart failure. Okay, so अच्छा, इसका एक मर्मर भी होता है बिकॉज देयर इज कंटिन्यूअस बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इन द पीजीए के हाई प्रेशर से लो प्रेशर सिस्टम में. सो द क्लासिकल थिंग टू रिमेंबर अबाउट दिस मर्मर इज द मशीनरी मर्मर एंड दैट इज वेरी कॉमनली हर्ड. नाउ यू टेल मी, विल इट बी हर्ड ड्यूरिंग सिस्टली और डायस्टली? सो इफ यू गो बैक टू द अर्लियर डायग्राम जहाँ हम ग्राफ्स डिस्कस कर रहे थे, दिस पर्टिकुलर डायग्राम,
You see, PDA, patent ductus arteriosus का murmur. You hear this all the way through systole and diastole. So that's a continuous murmur. ऐसा नहीं है कि systole में आएगा diastole में चला जाएगा, because ये ductus arteriosus हर वक्त patent है. तो systole में भी यहाँ blood flow करेगा, diastole में भी blood flow करेगा, backflow blood का हर वक्त होगा. Therefore you hear this murmur all the time during systole as well as diastole. It's a very harsh murmur and that is known as machinery murmur, जैसे कोई machine चल रही है. Okay, and how do we treat it? Usually surgical treatment. You just ligate it. इसको बंद कर दें, ये चैनल अलग हो जाए और ये चैनल अलग हो जाए. So the aortic channel is separated after surgery and the pulmonary system is separated. तो अब जब left ventricle contract करेगा, aorta में blood आएगा, तो वो यहाँ नहीं आ सकता because उसको आपने surgically ligate कर दिया है. So the treatment is usually surgical correction of this issue. Okay, so that was left to right shunt. Left to right shunt इसको हम क्यों कहते हैं? इसको हम left to right shunt इसलिए कहते हैं because left side का blood यानी oxygenated blood mix हो रहा है with the deoxygenated blood in the pulmonary artery. हर वो सिनेरियो जिसमें oxygenated blood मिक्स होगा deoxygenated blood के साथ, यानी लेफ्ट साइड का blood मिक्स होगा राइट साइड ऑफ द हार्ट के blood के साथ, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट टू राइट शंट. अब हमें एक एग्जाम्पल डिस्कस करनी है वेयर देयर इज राइट टू लेफ्ट शंट, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ. सो लेट्स टॉक अबाउट अ राइट टू लेफ्ट शंट एग्जाम्पल विच इज टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट. टेट्रा मतलब यहाँ पे देयर आर 4 डिफेक्ट्स जो हमको स्टडी करने और समझने हैं. टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ये बात अब आपको याद रखनी है कि जितने भी राइट टू लेफ्ट शंट्स हैं, चाहे वो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट हो या कोई और एग्जाम्पल हो, देयर इज साइनोसिस ऑब्वियस सिम्टम. रीजन उसका ये है कि देखें राइट टू लेफ्ट है ना, सो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाकर उसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्वियसली डाउन करेगा, और इसीलिए दिस इज वेरी अर्ली स्टेजेस में इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एन अपीयरेंस ऑफ साइनोसिस. इट इज देयरफॉर द बेबीज टर्न ब्लू एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड ब्लू बेबीज. ओके, और जो 4 कॉमन फीचर्स हैं जो आपको टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के याद रखने हैं. नंबर 1, देयर इज एओर्टा विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. नाउ दिस इज एक्चुअली नॉट नॉर्मल थिंग बिकॉज यूजुअली एओर्टा अराइजेस फ्रॉम वेयर? एओर्टा अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट ventricle, but in case of tetralogy of Fallot, so let me find the diagram for you. In tetralogy of Fallot, what happens that the aorta is coming out from the right atrium indeed. So if you see here, you see that bluish thing because it is coming all the way. This is aorta opening, and this aorta opening under normal circumstances is from the left ventricle. So if you look at this diagram, the aortal opening is completely into the left ventricle. लेकिन इस केस में अगर आप टेट्रोलॉजी वाली डायग्राम में देखें, so the aorta is overriding actually also into the right ventricle. So इस aorta में ये pure blood यानी oxygenated blood भी enter हो रहा है और ये deoxygenated blood भी enter हो रहा है. So aorta is receiving deoxygenated blood as well. That's why there is cyanosis. So the first anomaly is the aorta coming from the right ventricle. The second anomaly is because the pulmonary artery is stenosed, so much lower than normal amounts of blood passes from the right ventricle into the lung. So that is the another contribution to the tetralogy of Fallot. Stenosed pulmonary artery. Stenosed pulmonary arteries होंगी, छोटी छोटी सी pulmonary artery, तो lungs में blood कम जाएगा, lungs में blood जाएगा तो कम oxygenate होगा. And most of the blood passes directly into the aorta because aorta is coming also from the right ventricle. So lungs में जाना था ये blood, लेकिन अब वो aorta में enter हो गया है. So ये सारा overall इसका नतीजा ये होगा, there is less oxygenated blood available. The third problem is that blood from the left ventricle flows through a ventricular septal hole into the right ventricle and then into the aorta, or directly into the aorta that overrides this hole. So that is another problem, that there is a hole. So there is a hole which should usually not be there. इस hole की वजह से ये होगा कि left side का जो blood है, it goes into the right side and then obviously into the aorta. So the whole system is out. Usually ये hole नहीं होता. You see here, there is a complete septum. So there is a complete septum in a way that the left ventricle is separated completely from the right ventricle. There is no mixing of blood. But if you look here,
देयर इज अल्टीमेटली मिक्सिंग ऑफ ब्लड लेफ्ट साइड से. अच्छा, इसको देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज अ लेफ्ट टू राइट शंट. ऑल्दो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ब्लड जा रहा है, बट अल्टीमेटली वो ब्लड जो है एओर्टा में एंटर हो रहा है. सो फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इट इज गोइंग इनटू द एओर्टा. सो अल्टीमेटली इट इज ओवरऑल द राइट टू लेफ्ट शंट. तो ये तीसरी एनॉमली थी, होल इन द वेंट्रिकल. एंड देन द फोर्थ एनॉमली इज बिकॉज द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स large quantities of blood against very high pressure because ये aorta में खुल रहा है. वैसे जो right side of the heart है वो usually right ventricle pulmonary artery में open होता है, लेकिन इस केस में वो aorta में open हो रहा है. So it is pumping against very high pressure, therefore there is enlarged right ventricle. तो ये चार anomalies मिलके बनाते हैं tetralogy of Fallot. So there is overriding of aorta, there is pulmonary artery stenosis, there is ventricular septal defect VSD, and there is enlarged right ventricle. ठीक है, और इससे पूरा ज़ाहिर डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे. What will happen? It is readily apparent that the major physiological difficulty caused by the tetralogy of Fallot is the shunting of the blood, which is not going into the lungs. It is rather going into the aorta. Therefore, there is cyanosis. That's the major problem. Okay, right. Other signs include high right ventricular pressure, right ventricular enlargement because it is working more, and a left to right shunt through the interventricular septum, which can be visual by echocardiography. So all these things are actually very logical and makes sense, and it is corrected usually by surgical procedures. The usual procedure is to open the pulmonary stenosis, उसको बड़ा कर देते हैं, septal defect को close कर देते हैं, and you reconstruct the aorta ताकि वो ventricle से open हो और left ventricle से open हो और right ventricle से उसका ताल्लुक कोई ना हो. और with a successful surgery, obviously the life expectancy increases from 3 to 4 years, यानी इस एज में डेथ हो जाती है अगर उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट ना करें, up to 50 years. You see, this is a dramatic increase in life expectancy. So very good, okay? So ये दो examples आपने अच्छे से याद रखनी है, PDA, patent ductus arteriosus, and tetralogy of Fallot. अब सवाल ये उठता है कि ये जो congenital problems है ये होते ही क्यों हैं? Usually they are associated with infection in the moms who are pregnant. And they are pretty common. You see, 8 in every 1,000 live births, so that's a big number actually. Females who are pregnant, if they get rubella infection, German measles, or if they are on certain type of medications, such as ACE inhibitors, for example, such as isoretinoin, so they increase the risk of congenital defects, okay? So that is something that you need to know. Now let's talk about the last section of this chapter. Now the last two headings, और ये वो concepts हैं जो already हम discuss किए हुए भी हैं, the chapter is then done. This one talks about the use of extracorporeal circulation during cardiac surgery. अब देखें, अभी हमने ऊपर काफ़ी सारे डिफेक्ट्स डिस्कस किए, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मैलिटीज भी डिस्कस की. सपोज इफ वी आर डीलिंग विद अ पीजीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, और सर्जिकल करेक्शन करनी है, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके घरों में पाइपलाइन है ना, उस पाइपलाइन में से हर वक्त 24 आवर अगर पानी आ रहा है और ये पाइपलाइन यहाँ से डैमेज हो गई है तो इसमें से पानी निकल रहा है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि बहते हुए पानी के साथ इस एनॉमली को ठीक किया जाए. ये तो फिर भी घर की पाइपलाइन है, आपने एक वाल्व बंद किया और यहाँ से पानी गुजरना बंद हो जाएगा और आप इसको रिपेयर कर सकते हो. इमेजिन अपाउंड आपकी सिटी में अगर कोई बड़ा वाटर पाइपलाइन एंटर हो रहा है और वो पाइप कहीं से फट गया है तो किस प्रेशर से उसमें से पानी निकलेगा. सो हाउ डू दे एक्चुअली, इट्स वेरी डिफिकल्ट. फ्लोइंग वाटर के साथ उस पाइप को रिपेयर करना एक मुश्किल काम हो जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग एंड पंपिंग एंड बीटिंग और फ्लोइंग हार्ट के साथ इस तरह के डिफेक्ट्स को रिपेयर करना कभी मुश्किल हो जाता है. देयरफॉर जब इंट्राकार्डियक डिफेक्ट्स को ठीक कर रहे होते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग हार्ट लंग मशीन्स आर बीइंग यूज्ड, और इस तरह की मशीन्स यूज़ करते हैं. बेसिकली हार्ट को रेस्ट देते हैं, लंग्स को रेस्ट देते हैं, और जो भी सर्किट में से ब्लड गुजर रहा है उसको कट ऑफ करके उसको गुजारा जाता है हार्ट लंग मशीन में से. एंड दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज देन कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन. तो फिर रिपेयर वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा कनेक्ट कर देते हैं उसी हार्ट और लंग के साथ तमाम ब्लड वेसल्स को. और इस सब के लिए आपको बेसिकली यू विल नीड अ पंप, एक पंप चाहिए होगा जो कि हार्ट की तरह काम करेगा. एंड यू नीड एन ऑक्सीजनेटिंग डिवाइस जो कि लंग्स की तरह काम करेगी. फिर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, बबलिंग ऑक्सीजन, ड्रिपिंग द ब्लड डाउनवर्ड ओवर द सरफेस. सो दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स, नॉट रेलिवेंट टू यू, आपसे इतना ये नहीं पूछते, बट यू शुड नो एटलीस्ट दिस टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन. That basically means to repair the cardiac defects, heart and lung have to shut off and we need to use the machines. Okay, now this last heading is a concept that we have already discussed.
हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट इन वैल्वुलर एंड कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, एक चीज ऐड कर देता हूँ, इज नॉट गुड। ये है तो कॉम्पनसेटरी फिनोमिना, यानी टाइम बीइंग के लिए लगता है कि अगर ये आपका हार्ट है और अगर एओर्टा में यहाँ पे स्टेनोसिस है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब वो बड़े आराम से ब्लड को बाहर निकाल रही है। फॉर द टाइम बीइंग इट लुक्स गुड, बट बिलीव मी इट्स नॉट, बिकॉज जब हाइपरट्रॉफी होती है तो मैंने इसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस आपसे डिस्कस करी हैं कि हाइपरट्रॉफी में देयर आर चांसेस ऑफ इस्कीमिया, देयर आर चांसेस ऑफ एमआई, देयर आर चांसेस ऑफ एरिथमिया, ये सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। सो दिस हाइपरट्रॉफी इज नॉट एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है हार्ट के अंदर। समटाइम्स इस हाइपरट्रॉफी की वजह से नॉर्मल वेंट्रिकल में इफ देयर इज अ प्रेशर ऑफ 300 मास, अगर हार्ट का पूरा 300 है और हाइपरट्रॉफी की वजह से इट बिकम सो हैवी दैट इट गोज टू अबाउट अ किलो, 800 ग्राम तक पहुंच जाता है इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल 300 ग्राम, और अंदर यहाँ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली, देयर आर डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, और वो सारे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स मैंने कई दफ़ा इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, इस्कीमिया, एमआई, एरिथमियाज, बिकॉज कोरोनरी सप्लाई जो है वो उस स्पीड से नहीं बढ़ती जिस स्पीड से मसल हाइपरट्रॉफी होता है। सो दैट लीड्स टू प्रॉब्लम एंड अल्टीमेटली देयर कैन बी कार्डियक फेलियर। Okay, so that's all about this chapter. I hope you liked the video. If you did, please share with your colleagues, subscribe the channel, और बस अब 1-2 चैप्टर रह गए हैं and we will then finish off with the cardiovascular system. All the very best.